हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम को हिंदी में सत्तावाद या अधिनायकवाद बोला जाता है। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, authority and power are concentrated in the hands of few. अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में अथॉरिटी और पावर कुछ चुनिंदा हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। या तो वो एक पर्सन के पास होती है या वो एक स्मॉल एलीट ग्रुप के पास होती है। एक पर्सन या एक स्मॉल एलीट ग्रुप एब्सोल्यूट पावर को एक्सरसाइज करता है। अकॉर्डिंग टू E.B. Schulz, an authoritarian government is characterized by the possession of supreme authority either by one person or by a minority group. E.B. Schulz ने भी एक बहुत appropriate definition दी है अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम की, कि एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सुप्रीम अथॉरिटी या तो एक पर्सन के पास होती है, एक व्यक्ति के पास होती है, या फिर एक माइनॉरिटी ग्रुप यानी कि एक छोटे से ग्रुप के पास होती है, और ये किसी भी तरीके से लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उन लोगों के प्रति जिन पर ये कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है टोटलिटेरियनिज्म से। ये ज़्यादा टॉलरेंट होता है, इसमें ऑपोजिशन भी लिमिटेड तरीके से अलाउड होती है। स्टेट का जो कंट्रोल है वो एक्सेसिव नहीं होता है जैसा कि टोटलिटेरियनिज्म में होता था। हमने समझा था ना कि टोटलिटेरियनिज्म में स्टेट कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन्स लाइफ। अथॉरिटेरियनिज्म में कंट्रोल एक्सेसिव नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत टॉलरेंस भी होता है, लिमिटेड फ्रीडम भी प्रोवाइड कर दी जाती है सिटीजन्स को। जहां टोटलिटेरियनिज्म में सीक्रेट पुलिस होती है, अथॉरिटेरियनिज्म इस पे ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता है। और टोटलिटेरियनिज्म जो होता है वो आइडियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है। अथॉरिटेरियनिज्म इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता है इन कंपैरिजन टू टोटलिटेरियनिज्म। सो दिस इज हाउ टोटलिटेरियनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म। हम कह सकते हैं कि जो टोटलिटेरियनिज्म है वो अथॉरिटेरियनिज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म है। सो इट इज़ वेरी नियर to a totalitarian political system and far away from a liberal democratic political system. Totalitarian political system ये काफ़ी करीब है, लेकिन liberal democratic system से अभी भी ये बहुत दूर है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो liberal democratic political system पर होने वाली है। People participate in few of the decisions. Now this is something different from totalitarianism where people were not able to participate in the decision making, बट इन अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर लेते हैं डिसीजंस में। अथॉरिटेरियन शब्द का इमर्जेंस हुआ था अराउंड 19th सेंचुरी, और काफ़ी ऐसे देश रह चुके हैं जहां अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम रहा है। जैसे स्पेन में ये रहा है फ्रॉम 1938 टू 1978, जब वहाँ फ्रांसिस्को फ्रैंको रूलर थे। फिर ये ग्रीस में भी रहा था फ्रॉम 1967 टू 1974। चिली में भी ये पॉलिटिकल सिस्टम रह चुका है फ्रॉम 1973 टू 1988, एंड इवन इन ब्राज़ील। द अथॉरिटेरियन लीडरशिप में भी सिंगल और ग्रुप हेडेड। अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो लीडरशिप है या तो वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में भी हो सकती है या वो एक ग्रुप के हाथ में भी हो सकती है। अगर एक सिंगल पर्सन हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन जाता है तो उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ऑटोक्रेसी में और अथॉरिटेरियनिज्म में और इवन टोटलिटेरियनिज्म में। तो अथॉरिटेरियनिज्म में ही जब सिंगल पर्सन हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। वहीं जब एक एलीट ग्रुप हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसको हम ओलिगार्की कहते हैं या जनता भी कहते हैं। तो अथॉरिटेरियन लीडर पावर में कैसे आते हैं?
कभी कभी इलेक्शंस के थ्रू, बट मोस्टली इट इज थ्रू द यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस। फोर्स का यूज करके या वायलेंस का यूज करके ये लोग पावर को गेन करते हैं। इसमें वो मिलिट्री की भी हेल्प ले सकते हैं। अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम की काफी सारी टाइप्स होती हैं और बारबरा गेडिस ने इन्हें बहुत अच्छे से समराइज किया है। उन्होंने 7 टाइप्स बताई हैं अथॉरिटेरियन रिजीम की। सबसे पहली जो टाइप उन्होंने बताई है दैट इज द डोमिनेंट पार्टी रिजीम। इसमें जो पावर होती है वो किसी सिंगल रूलर के हाथ में नहीं होती, बल्कि एक पार्टी के हाथ में होती है। इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम रह चुका है साउथ अफ्रीका में, जहां पर नेशनल पार्टी जो थी वो एक डोमिनेटिंग पार्टी थी। उस पार्टी का रेजीम रहा फ्रॉम अराउंड 1948 टू 1994। उसके बाद सेकेंड टाइप इज द मिलिट्री रेजीम। मिलिट्री रेजीम यू ऑल अंडरस्टैंड, जब मिलिट्री रूल हो। इस तरीके का रेजीम जो है वो काफी देशों में रह चुका है, लाइक इन ब्राजील फ्रॉम 1964 टू 1985। इसके अलावा पाकिस्तान में भी रह चुका है, चिली में भी ये रह चुका है, एंड इन कंट्रीज लाइक घाना एंड लाइबेरिया। उसके बाद थर्ड टाइप आती है पर्सनलिस्ट रेजीम। नाउ पर्सनलिस्ट रेजीम होती है जिसमें एक सिंगल रूलर होता है, लाइक गद्दाफी हु वाज द डिक्टेटर ऑफ लिबिया, या सद्दाम हुसैन। फिर आती है मोनार्की। इन मोनार्की एक मोनार्क जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जस्ट लाइक इन नेपाल। इसको हम राजतंत्र भी कहते हैं। वैसे यहाँ पर एक बात बताने वाली है कि मोनार्की को एक सेपरेट पॉलिटिकल सिस्टम भी माना जाता है, जस्ट लाइक डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। बट बारबरा गेडिस ने मोनार्की को अथॉरिटेरियनिज्म की ही एक टाइप बताया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर आता है ओलिगार्किक रेजीम, जिसमें होता है रूल ऑफ द फ्यू। ओलिगार्किक रेजीम्स रह चुकी हैं यूजुअली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। इसमें एलीट रूल रहता है। मेक्सिको में इस प्रकार का रूल रह चुका है, ब्राजील में भी इस प्रकार का रूल रह चुका है। मेक्सिको में इनफैक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ पोर्फिरियो डियाज ये रूल रह चुका है। ब्राजील में एक समय पे ओलिगार्की थी, बट लेटर ऑन इट वाज रिप्लेस्ड बाय मोनार्की। फिर इसके बाद आता है इनडायरेक्ट मिलिट्री रेजीम। अब इनडायरेक्ट मिलिट्री रेजीम में क्या होता है कि मिलिट्री जो है ना वो इनडायरेक्टली रूल करती है, डायरेक्ट तरीके से रूल नहीं करती है। ऐसा भी हो सकता है कि देश में डेमोक्रेसी हो कहने को। इस तरह के सिस्टम में सरकार तो होती है, बट सरकार को चलाता कौन है? पीछे से मिलिट्री चलाती है। इस तरीके का सिस्टम रह चुका है पाकिस्तान में। एंड देन कम्स the 7th and final type, which is the hybrid of the first three. First three कौन से हैं? पार्टी regime plus military regime plus personalist regime. तो ये इन तीनों का मिक्सचर होता है। इसमें पार्टी भी होती है, उस पार्टी का एक बहुत ही फेमस चेहरा भी होता है जो हम कह सकते हैं उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, प्लस मिलिट्री रेजीम भी साथ ही साथ होता है। तो ये तीनों मिलकर एक अथॉरिटेरियन रूल चलाते हैं। इस तरीके का रूल रह चुका है म्यांमार में, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। वहां पर क्या था, फ्रॉम अराउंड 1960s टिल 2011 मिलिट्री और पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार चलाते थे। पॉलिटिकल पार्टी का नाम था बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम एज पर बारबरा गेडिस। नाउ कम्स द फीचर्स ऑफ अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। अपने पिछले लेक्चर वीडियो की तरह इस लेक्चर वीडियो में भी हम इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को थ्रू द फीचर्स समझेंगे। फीचर्स में सब कुछ इंक्लूड होगा, सरकार कैसे कार्य करती है, कैसे वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है, राइट्स किस प्रकार से दिए जाते हैं, दिए भी जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल होता है। तो ये सब जो है हम फीचर्स के अंडर डिस्कस कर लेंगे। तो जो सबसे पहला फीचर है दैट इज द लिमिटेड प्लूरलिज्म। अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक फीचर ये है कि इसमें लिमिटेड फ्रीडम दी जाती है टू क्रिएट एन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को क्रिएट करने से नहीं रोका जाता, टोटलिटेरियनिज्म में रोका जाता था। देखो साथ ही साथ ना हम यहाँ ये फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं अथॉरिटेरियनिज्म के, और साथ ही साथ अथॉरिटेरियनिज्म वर्सेस टोटलिटेरियनिज्म भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा फिर।
तो जो अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल पार्टी होती है इस सिस्टम में, वो इन पार्टीज के साथ, जो छोटी मोटी ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, इनके साथ compete भी करती हैं फॉर द पावर। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ऑपोजिशन बिल्कुल भी नहीं होती है। ऑपोजिशन इज अलाउड, बट उसका थोड़ा बहुत ही रूल होता है। इट्स लिमिटेड प्लूरलिज्म। ऑपोजिशन पार्टीज को पूरी तरीके से ग्रो नहीं होने दिया जाता, बट दे एग्जिस्ट। अथॉरिटेरियनिज्म कैन इन्वॉल्व फैमिली रूल और मिलिट्री रूल। इसमें डायनेस्टिक रूल भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक फैमिली का रूल रहता है। उसी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बदल बदल कर चेंज होते रहते हैं, बट वो डायनेस्टी जो है वो रूल करती रहती है। या इसमें मिलिट्री रूल भी होता है। दैट्स वाई इस पॉलिटिकल सिस्टम की इतनी सारी टाइप्स होती हैं। किसी में सिंगल लीडर का रूल होता है, किसी में कोई डायनेस्टी का रूल होता है, किसी में मिलिट्री का रूल होता है। लेस इंपॉर्टेंस इज गिवन टू राइट्स एंड लिबर्टीज। लिमिटेड राइट्स एंड लिबर्टीज प्रोवाइड किए जाते हैं सिटीजन्स को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही क्रश कर दिया जाता है, सिटीजन्स के पास कोई राइट्स ही नहीं होते हैं। टोटलिटेरियनिज्म में ऐसा होता था, सिटीजन्स के पास कोई राइट्स नहीं थे। जैसे इलेक्शंस होते हैं अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में, तो पीपल कैन वोट, दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू चॉइस, दे हैव द राइट टू सिलेक्ट द कैंडिडेट दे वांट टू सिलेक्ट। जो कैंडिडेट उनको पसंद है वो उसके लिए वोट कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत लिबर्टीज होती है इसमें। देयर इज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर जुडिशरी एंड मास मीडिया। ये टोटलिटेरियनिज्म में भी था और इसमें भी है, लेकिन एक्सेसिव कंट्रोल नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सो देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर आता है यूज ऑफ एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का यूज इसमें किया जाता है, बट एज वी हैव डिस्कस बिफोर, टोटलिटेरियनिज्म बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती थी आइडियोलॉजी पर। अथॉरिटेरियनिज्म इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं करता है। गवर्नमेंट की एक आइडियोलॉजी हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट एवरीबडी हैज टू सब्सक्राइब टू दैट आइडियोलॉजी। नेक्स्ट फीचर इज द यूज ऑफ प्रोपेगेंडा। इसके साथ ही साथ यूज ऑफ पावर एंड मैनिपुलेशंस। प्रोपेगेंडा का यूज किया जाता है जस्ट लाइक इन टोटलिटेरियनिज्म। ऑपोजिशन की बुराइयां करवाई जाती हैं थ्रू द यूज ऑफ प्रोपेगेंडा। रूलर्स के एक्शंस को जस्टिफाई किया जाता है इन द नेम ऑफ पीस, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और यूज ऑफ पावर एंड मैनिपुलेशन में क्या होता है, मैनिपुलेशन जैसी चीजों को, टैक्टिक्स को यूज किया जाता है पावर में बने रहने के लिए। एंड समटाइम्स सप्रेशन एंड कोएर्शन इज ऑल्सो यूज्ड। तो शक्ति का लोग प्रयोग करते हैं पावर में बने रहने के लिए, अपना रूल मेंटेन करने के लिए। तथ्यों को मैनिपुलेट करा सकते हैं, फैक्ट्स को मैनिपुलेट करा सकते हैं अपने फेवर में। रूलर्स कंट्रोल द पब्लिक ओपिनियन। सिर्फ वही ओपिनियन अलाउड होता है सोसाइटी में जो कि रूलर्स के या अथॉरिटी के प्रति फेवरेबल है, उनके हक में है। सपोज कीजिए एक पर्सन मीडिया में इंटरव्यू देता है कि वो अथॉरिटेरियन रजीम को सपोर्ट नहीं करता है, तो जो अथॉरिटेरियन रूलर है या जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो उस इंटरव्यू को पब्लिश करवाने से रोक सकती है। दैट इज हाउ द रूलर्स कंट्रोल द पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ पावर। पावर का आधार क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में अथॉरिटी का आधार क्या होता है? लोगों का कंसेंट। लेकिन अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है? अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखिए काफी सारी इसकी टाइप्स हैं। कुछ में तो इनका जो बेसिस होता है अथॉरिटी का, वो कंसेंट ऑफ द गवर्नड ही होता है, यानी कि लोगों का कंसेंट ही होता है। स्पेशली जब एक अथॉरिटेरियन रूलर थ्रू इलेक्शंस सरकार को एस्टैब्लिश करता है, अपनी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करता है। बट फ्रॉम सम स्पेशल क्वालिटी दैट दे क्लेम टू पोजेस। दूसरे केसेस में क्या होता है, जो अथॉरिटी का आधार होता है वो क्या होता है कि जो रूलर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि उनके पास एक स्पेशल क्वालिटी है, और वो आधार बनता है अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का। वो स्पेशल क्वालिटी हो सकती है रिलीजन, ट्रेडिशंस, या बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर फैमिली, या उसके अलावा करिश्मा ऑफ द लीडर। लोग कई बार बहुत प्रभावित हो जाते हैं एक लीडर के करिश्मा से, एंड दे एंड अप चूजिंग दैट पर्सन। तो वो आधार बन जाती है उस अथॉरिटी का। That special quality can also be an ideology. So, the basis of power is not always the consent of the governed. Next is that there is no smooth transfer of power.
इस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम में जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो स्मूथ हमेशा नहीं होता है. चेंज ऑफ गवर्नमेंट और इवन ऑफ लीडर्स इज नॉट स्मूथ एंड पीसफुल अंडर द अथॉरिटेरियन रेजीम्स. अगर किसी अथॉरिटेरियन रूलर को चेंज करना है तो ये पीसफुली तो होता ही नहीं है. इसके लिए रेवोल्यूशन का सहारा लेना पड़ता है या इट कैन बी थ्रू द मीन्स ऑफ कू डी-टाट. कू डी-टाट मतलब वायलेंट मीन्स के जरिए किसी सरकार को हटाना या किसी रूलर को हटाना. तो वायलेंस का या रेवोल्यूशन का सहारा लेना पड़ता है अगर ट्रांसफर ऑफ पावर करवाना हो, अथॉरिटेरियन रेजिम को चेंज करवाना हो. तो ये तो थे अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम के फीचर्स, जिससे हमें ये पता चला कि एक अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है. अब आइए जानते हैं इसके डीमेरिट्स को. इस पॉलिटिकल सिस्टम का डीमेरिट ये है दैट इट ऑफर्स लिमिटेड लिबर्टी एंड राइट्स टू सिटीजंस. लिबर्टी एंड राइट्स प्रोवाइड तो किए जाते हैं सिटीजंस को, बट दे आर वेरी लिमिटेड, अनलाइक डेमोक्रेसी जिसमें सिटीजंस के पास लिबर्टी होती है, उनके पास राइट्स होते हैं. दे हैव द फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. अगर वो सरकार को पसंद नहीं करते हैं तो वो उसको चेंज कर सकते हैं थ्रू द इलेक्शंस. तो इस प्रकार की जो लिबर्टी एंड राइट्स हैं, जो डेमोक्रेसी देता है, वो अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं होते हैं. सो दैट्स द रीजन इट इज ऑल्सो एंटी डेमोक्रेटिक, क्योंकि ये अपोज्ड है टू डेमोक्रेसी. इट इज नॉट द रूल ऑफ द पीपल बट रूल ऑफ द लीडर और रूल ऑफ द एलीट और रूल ऑफ द मिलिट्री. नेक्स्ट डीमेरिट इज द एम्फेसिस ऑन सेंसरशिप. सेंसरशिप तो होती है इसमें, just like totalitarianism. Media is not free to express their views and it is controlled by the state. It decreases the political participation. इसमें political participation भी लोगों का कम होता है, क्योंकि जैसा हमने totalitarian political system वाली वीडियो में समझा था कि inputs and outputs पर state का कंट्रोल होता है. Authoritarian political system में भी public opinion पर state का कंट्रोल होता है. उनकी पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड होती है. हालांकि पूरी तरह से वो बैन नहीं होती है, बट फिर भी थोड़ी लिमिटेड पार्टिसिपेशन होती है. तो इन कंपैरिजन टू डेमोक्रेसीज इस सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है वो काफ़ी कम होता है. देयर इज नो रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन शेपिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज. पब्लिक ओपिनियन का कोई भी रोल नहीं होता है नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज को शेप करने में, क्योंकि जो सरकार चाहती है, जो स्टेट चाहती है, जो अथॉरिटेरियन रूल चाहता है, वो ही होता है. एंड इट कैन नॉट बी ओवरथ्रोन पीसफुली. पीसफुली तो आप इसको ओवरथ्रो नहीं कर सकते हैं. वन हैज़ टू रिलाई ऑन वायलेंस और रेवोल्यूशन टू ओवरथ्रो द लीडर और गवर्नमेंट. एंड इट इज लेस टॉलरेंट. येस, इट इज लेस टॉलरेंट. इन कंपैरिजन टू डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में टॉलरेंस नहीं होती है. पीपल ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ऑपोजिशन भी ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है. सो इट्स लेस टॉलरेंट. इस पॉलिटिकल सिस्टम की कुछ मेरिट्स भी हैं. इट्स एडवांटेज इज दैट कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होता है. ये पॉइंट हमने टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम वाली वीडियो में भी समझा था कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट क्यों होती है, क्योंकि ऑपोजिशन लिमिटेड होती है. सरकार जो चाहे वो कर सकती है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है. दैट्स द रीज़न इट इज़ मोर स्टेबल. स्टेबल इसीलिए होती है कि लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बना सकते हैं. हेल्पफुल इन टेकिंग क्विक डिसीजंस. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय दोज इन अथॉरिटी. जिनके पास अथॉरिटी है, चाहे वो रूलर है या एलीट ग्रुप है, उन्हीं को डिसीजंस लेने हैं. किसी से कंसल्ट नहीं करना है. उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है डिसीजन लेते वक्त. तो क्विक डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं. उनको बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट वे में इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है और लोग उन लॉज एंड पॉलिसीज को फॉलो भी करते हैं. ऑपोजिशन एग्जिस्ट तो करती है इस सिस्टम में, बट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है. जो रूलिंग ग्रुप है, अगर वो डिसाइड कर ले उनको कोई लॉ बनाना है, वो इजीली उसको पास भी करवा सकते हैं. अपोजिंग पार्टीज या इंडिविजुअल ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते इसमें. It is relatively less expensive. In comparison to democracy, authoritarian political system less expensive होता है. इस सिस्टम में या तो इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराए जाते
या जो कराए जाते हैं वो भी सिर्फ नाम की इलेक्शंस होते हैं। जीतना तो इनमें पार्टी इन पावर को ही होता है। तो इस तरीके के जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि इलेक्शंस, इन पर किए जाने वाला खर्चा अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं होता है, क्योंकि जब इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो खर्चा कैसे होगा। ना ईवीएम्स पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना बैलेट पेपर्स पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। वेलफेयर पॉलिसीज पर भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इस सिस्टम में, बिकॉज द रूलर्स नो कि उनको पावर से नहीं हटाया जा सकता इवन इफ दे डोंट वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं। सो दैट्स द रीजन इट इज लेस एक्सपेंसिव। देन कम्स लिमिटेड फ्रीडम। थोड़ी बहुत फ्रीडम इसमें होती है, दैट इज अ मेरिट एज वी कैन सी। टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम के मुकाबले में तो ये एक मेरिट ही है, क्योंकि उसमें तो फ्रीडम होती ही नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड दिस वाज टुडेज टॉपिक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। टू रिवाइज इट अगेन, ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें पावर या तो एक पर्सन के पास होती है या एक माइनॉरिटी ग्रुप के पास होती है, एंड पीपल पार्टिसिपेट इन फ्यू ऑफ द डिसीजंस। इसमें लिमिटेड प्लूरलिज्म होता है, फ्रीडम होती है टू क्रिएट ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, हालांकि लिमिटेड फ्रीडम होती है। इसमें फैमिली रूल भी हो सकता है या मिलिट्री रूल भी हो सकता है। जुडिशरी और मीडिया पे गवर्नमेंट का या जो अथॉरिटेरियन रिजीम है उसका कंट्रोल होता है। देयर इज यूज ऑफ प्रोपेगेंडा एज वेल एज यूज ऑफ पावर एंड मैनिपुलेशंस। सेंसरशिप भी होती है। रूलर्स कंट्रोल द पब्लिक ओपिनियन। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, येट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।